नमस्कार, इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस 23 का टेस्ट सीरीज का वीडियो देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज में हम जो सो आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का जो सो हिंदी मीडियम से आपको मेंस का उसका सारा टेस्ट सीरीज हम जो सो डिस्कस करवा देंगे और उसमें आंसर का सो फ्रेम रेट भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। और ये बता देते हैं कि ये वीडियो जो सो सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, बट हम जो सो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और आंसर वो हिंदी मीडियम में करेंगे, ठीक है। तो इससे अगर इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो वो भी देख सकते हैं, समझने के लिए कोई भी समझ सकता है, ठीक। तो अगर इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फिर हम लोग आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो सो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए संकल्प 2024 का है, ठीक है। और ये जो सो मेंस 23 के लिए है और 24 के लिए भी काम आएगा, ठीक है। बशर्ते ये भी 23 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज की। और देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन जो सो हमारा 5 है और मेंस का टेस्ट सीरीज है संकल्प बोलनी आई इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को समझाते हुए इसके विभिन्न प्रभावों की चर्चा कीजिए, ठीक ना। तो देखिए आपको अगर आप पहली बार मेंस लिख रहे हैं तो उसमें कुछ जो सो आपको विशेष बातों पर ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो देखिए आपको पहले डायरेक्ट जो सो क्वेश्चन का आंसर नहीं लेना, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को समझना, एक दो बार पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ देखिए पहला हमारा दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसका थोड़ा सा डिस्कस कर देना है एक दो लाइन में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ हमारा जो सो वर्ड लिमिट है 125 में, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा कम होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको जिक्र करने बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विशेषता बताने से पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता क्या था ये आपको जिक्र करना है अपने आंसर में, ठीक है, एक दो लाइन में। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि विशेषताओं को समझाते हुए, क्या बोला गया है कि विशेषताओं को समझाते हुए पहले तो बोला कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले आपको इसको लिखना है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे हमारा आता है कि विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विशेषता था। जैसे उसमें बहुत सारे विशेषता आपको देखने को मिल सकता है कि जो सो उसकी गलियां जो सो बहुत सुंदर थी, सड़कें बहुत सुंदर थी, घर जो सो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन की थी, प्लस में जो सो वहाँ पे जो घरों का जो नक्शा था वो बहुत अच्छा था। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ की घरें जो सो पक्की थी। तो उसमें आप बहुत सारे विशेषता को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसके आंसर को फ्रेम रेट पे डिस्कस करेंगे कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे लिखना है कि विशेषताओं को समझाना है, ठीक है ना। तो आपको विशेषता वहां पे लिखना है सेकंड नंबर पे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विशेषता था। इसके बाद विशेषता को लिखते हुए देखिए यहाँ पर क्या बोले, विशेषताओं को समझाते हुए इसके विभिन्न प्रभावों की चर्चा कीजिए। अगर किसी चीज का विशेषता होगा तो जरूर होगा कि उसका प्रभाव जो सो होगा ही होगा, ठीक है ना।
अगर मान लेते हैं कि कोई चीज का अच्छा विशेषता है या फिर कोई चीज का बुरा विशेषता है, तो उसका प्रभाव तो होगा ही, साइड इफेक्ट, ठीक है ना। क्यों, जैसे मान लेते हैं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता जो सो बहुत अच्छी है चीज, तो इसका साइड इफेक्ट भी अच्छा ही होगा, साइड इफेक्ट भी तो बुरा नहीं होगा। तो इसमें आपको ये लिखना है कि आपको सबसे पहले यहाँ विशेषता बताना है, फिर उसका जो सो प्रभाव बताना, उसमें क्या क्या प्रभाव हुआ, इस विशेषता के कारण क्या क्या प्रभाव हुआ सिंधु घाटी सभ्यता पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि यहाँ पे आपको जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र करना है सबसे पहले। फिर सेकंड नंबर पे जो सो आपको विशेषता को समझाना है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विशेषता था। फिर थर्ड नंबर में जो सो आपको इस विशेषता का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, उस विशेषता का क्या प्रभाव पड़ा, इसको जो सो आपको जिक्र करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को समझाते हुए इसके विभिन्न प्रभावों पर चर्चा कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या फोकस कर रहा है वो देखिए आप पहले। यहाँ पे क्वेश्चन जो सो सबसे ज्यादा यहाँ पे दो चीज पर फोकस कर रहा है, एक तो है कि हमारा विशेषता पूछ रहा है, सेकंड नंबर में है कि इसका जो सो प्रभाव क्या पड़ा, ठीक ना। तो आपको दो चीज पर ज्यादा फोकस करना है, सबसे पहले इसका विशेषता, और थर्ड नंबर में जो सो मतलब सेकंड नंबर में जो सो आपको इसका प्रभाव पर फोकस करना है, ठीक है ना। बाकी फर्स्ट नंबर में आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद जो सो सबसे ज्यादा इस आपको जो सो विशेषता प्लस इसका प्रभाव पर फोकस करना है क्वेश्चन का आंसर में, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर जो सो अपना 150 वर्ड में लिखना है, इससे कम होगा 140 होगा 130 होगा 35 होगा तो इससे थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। बट अगर इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं तो जैसे हम बताते हैं कि आपको ज़्यादा कितना लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो सो 125 का है, तो जिसमें इसमें जो सो आप जो सो इसमें जो सो आप जो सो 160 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप 160 तक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। और अगर कम की बात करें तो आप जो सो इसमें 124 लिख सकते हैं, इससे कम आपको नहीं जाना और इससे प्लस आपको नहीं जाना है। अगर इससे आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो आपका आंसर जो सो अमाइन हो जाएगा, ठीक ना। अमाइन होने का मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर आपका आंसर को जो सो सही नज़र से नहीं देखेगा और आपका जो सो मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए ये तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब इसका फ्रेम रेट क्या हो सकता है, और इसने जो पीडब्ल्यू ने जो फ्रेम रेट अपना दिया वही फ्रेम रेट क्या हो सकता है, ठीक है ना, उस पर डिस्कस करें हम लोग। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अभी हम आपको पहले बताएं कि क्या क्या लिखना है। सो देखिए यहाँ पे इसने भी यही किया है, कोचिंग वाले ने भी। देखिए यहाँ पे पहले भूमिका दिया है, मतलब इसका जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सो जिक्र करना है थोड़ा सा, ठीक। इसका भूमिका क्या था, मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देना है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसने भी पहले ऐड करके रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त विवरण, आपको संक्षिप्त विवरण नहीं देना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट याद रखना 124। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सो फोकस किया जा रहा है इसका विशेषता और इसका प्रभाव पर। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसमें जो सो आपको 2 से 3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर देना। यहाँ पे इसने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त विवरण। अगर आप संक्षिप्त विवरण दीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो सो संक्षिप्त विवरण से ही इसका आंसर भर जाएगा, ये दोनों कट ही जाएगा डायरेक्ट। तो इस पे आपको कोचिंग के अनुसार नहीं चलना है, आपको अपने अनुसार चलना है कि यहाँ पे वर्ड लिमिट क्या दिया गया, आपको वर्ड लिमिट के अनुसार चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसका भूमिका थोड़ा सा जिक्र कर देना क्या है सो। उसके बाद जो सो आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा, मुख्य भाग। मुख्य भाग मतलब यह विशेषता, ठीक है ना, स्पेशल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो देखिए इसने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विशेषता तथा प्रभाव। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका विशेषता को लिखना है, ठीक है ना। जब इसका आप विशेषता को लिख देंगे इसके बाद आप जो सो इसके प्रभावों को लिखेंगे कि इस विशेषता से सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो आप जो सो यहाँ से सबसे पहले विशेषता लिखना है, उसके बाद जो सो आपको इसका प्रभाव पे जिक्र करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका वर्ड लिमिट सही रहा, मतलब अगर आपने ये 3 टॉपिक पूरा कर लिया, इसका भूमिका लिख दिए, प्लस में आप जो सो इसका विशेषता लिख दें, प्लस में इसका जो सो प्रभाव जिक्र कर दिए, ठीक ना।
और अगर आपका वर्ड लिमिट फिर भी जो सो 140 के आसपास है तो आप जो सो इसके बाद थोड़ा सा इसका निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है ना, लास्ट में सबसे अंतिम में। हर क्वेश्चन का आंसर में अंत में जो सो लगभग निष्कर्ष लिखा ही आता है, ठीक है ना। तो आप इसमें भी निष्कर्ष ऐड कर देंगे कि इस विशेषता और इसके प्रभाव के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो सो निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे निष्कर्ष ऐड कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसने क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है आंसर में आपने, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया सोचने, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, ये पहले इंट्रोडक्शन इसने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था तथा इसकी खोज जो सो 1920 के दशक में सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हुई थी। यह सभ्यता अपने तत्कालीन समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। देखिए इसने इंट्रोडक्शन में क्या क्या किया, सो यहाँ पे देखिए इसने लगा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो सो इतना में हुआ था, इंट्रोडक्शन हो गया। और ये कहाँ हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप में। और इसकी खोज जो सो 1920 में हुई थी दशक में। और यह सभ्यता जो सो अपने तत्कालीन उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसने देखिए विशेषता में इसने क्या क्या जिक्र किया है। तो देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक इसने लिखा, पहला बिंदु, इस सभ्यता के अंतर्गत शहरी नगर नियोजन की उन्नत प्रणाली प्रचलित थी। शहरी नगर नियोजन, ठीक है ना, जो आज प्रचलित है नगर नियोजन। तो ये नगर नियोजन जो सो आज प्रचलित जो आपको देखने को मिल रहा है, ये नगर नियोजन जो सो उस टाइम भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो ये एक विशेषता इसका हो गया, ठीक ना, नगर नियोजन का। फिर देखिए दूसरा विशेषता आपको यहाँ पे बताया गया कि सड़कें जो सो इसकी चौड़ी थी। जितनी चौड़ी सड़कें आज होती है हम लोग के पास, तो उतनी ज्यादा चौड़ी सड़कें जो सो इसके पास सिंधु घाटी सभ्यता के पास प्राचीन समय में भी इसके पास उपलब्ध था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ठीक है ना, एकदम 90 डिग्री पर काटते थे, ठीक। फिर देखिए थर्ड नंबर पे लिखा है कि इसने हड़प्पाई सभ्यता में अन्न भंडार हेतु अलग से व्यवस्था की गई थी, वही मतलब अन्नागार, ठीक है ना, अन्न भंडार का, ठीक है ना। तो इसने अन्न भंडार हेतु अलग से व्यवस्था की गई थी, इसका जिक्र किया। फिर देखिए इसमें फोर्थ में लिखा है कि मकान निर्माण तथा गलियों के निर्माण कार्य में पक्की ईंट का प्रयोग किया था। मतलब वही हमको पहले बताएं कि इसके निर्माण में जो सो इसका दीवार मतलब सॉरी इसका जो घर था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था, कच्ची ईंटों से नहीं, ठीक ना। तो इसने देखिए तीन विशेषता लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक ना, 4 लिख दिया इसने। अब देखिए इसी में जो सो आपका वर्ड जो सो 125 के आसपास पहुंच गया होगा, ठीक है ना। और अगर आप इसका सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त विवरण देते हैं तो ये जो सो 500 से 600 के प्लस में जाता, ठीक है ना। इसीलिए आपको संक्षिप्त विवरण नहीं देना है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता के कारण इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए आधुनिक पूजा पद्धति के समान सिंधु सभ्यता में पूजा पद्धति की प्रणाली प्रचलित थी। सिंधुवासी भगवान शिव की पूजा करते थे, हालांकि यहाँ मातृ शक्ति का पूजा अधिक प्रचलित था। इसका प्रभाव क्या क्या था सो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसने, आधुनिक पूजा पद्धति मतलब आज की जो हम लोग पूजा की पद्धति है उस समान सिंधु सभ्यता में भी पूजा पद्धति की प्रणाली प्रचलित थी। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि हम लोग के पास आज जो सुविधाएं हैं पूजा की पद्धति की, ये पूजा की पद्धति जो सो प्राचीन समय में भी सिंधु घाटी सभ्यता के पास पहले से उपलब्ध था, ठीक ना। फिर देखिए इसने लिखा कि सिंधु घाटी के लोग जो सो भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है ना, वहां से साक्ष्य मिला था शिव जी का। तो इसने ये भी लिखा है कि सिंधु घाटी के लोग जो सो भगवान शिव की पूजा करते थे, हालांकि यहाँ मातृ शक्ति की भी पूजा प्रचलित थी, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु में इसने क्या दिया है सो आधुनिक सामाजिक जीवन पद्धति में विभिन्न पहलुओं को सिंधु सभ्यता में प्रभावित माना जाता है। मतलब इसने हिस्ट्री को जो सो करंट से जोड़ के जो सो इसने रिलेट करके दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी देखिए आधुनिक लिखा है, यहाँ पे भी आधुनिक लिखा है। तो ये लिखा है इसने कि
आधुनिक सामाजिक जीवन पद्धति है। आज की जो सामाजिक जीवन पद्धति है उसमें विभिन्न पहलुओं को सिंधु सभ्यता से प्रभावित माना जाता है। मतलब आज की जो जीवन पद्धति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रभावित थी आज की जीवन पद्धति से, ठीक है। जैसे भंडारण, देखिए भंडारण जो सो हम लोग के पास आज भी है, तो ये भंडारण जो सो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले भी थी। फिर देखिए अगला बिंदु उसने क्या दिया है, सो योग, साधन, जादू टोना, मंत्र तथा ताबीजों का प्रचलन था। तो ये ऑब्वियसली बात है कि योग जो है सो, साधन जो है सो, जादू टोना और मंत्र और ये जो ताबीज का प्रचलन आज भी है, आधुनिक जीवन में भी है, ठीक ना। और ये जो सो प्राचीन जो सो सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रचलित था। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु उसने क्या दिया है, सिंधुवासी मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में विश्वास करते थे, अर्थात पुनर्जन्म को मानते थे। इसका मतलब क्या हुआ, सो देखिए सिंधु घाटी के लोग जो सो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो वो मृत्यु के बाद जो सो जन्म में विश्वास कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि अगर किसी का स्वर्गवास हो जाता, मतलब डेथ हो जाता, तो उनका उन लोगों का मानना था, उन लोगों का मानना था कि वो फिर से जन्म लेंगे इस धरती पर, ठीक ना। मतलब दूसरे जन्म में विश्वास करते थे, अर्थात पुण्य जन्म को मानते थे वो लोग। तो देखिए इसने ये जो प्रभाव था इसको जो तो आज की युग से रिलेट कर दिया है। हर बिंदु को जिसने इसने जो सो आज की युग से रिलेट करके रख दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा पहला बिंदु था, ये था, और दूसरा बिंदु ये था, और तीसरा बिंदु ये था, और चौथा ये था। तो देखिए इसमें पहला बिंदु इसने जो सो आधुनिक पूजा पद्धति को रिलेट कर दिया है। फिर देखिए इसमें आधुनिक सामाजिक पद्धति को रिलेट कर दिया आज के जीवन से। फिर देखिए योग साधन को इसमें भी रिलेट कर दिया, जादू टोना भी है, मंत्र भी है, ताबीज भी है। फिर यहाँ पे देखिए पुनर्जन्म को भी आज से रिलेट कर दिया है। अब देखिए निष्कर्ष पे इसने क्या बोला है, सो तो देखिए निष्कर्ष में क्या इसने लिखा है, सो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक जीवन पद्धति की अनेक विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता से ग्रहण की गई। ये लिखा है ना। देखिए निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि आधुनिक जीवन पद्धति, मतलब आज की जो जीवन पद्धति है उसमें अनेक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से ग्रहण की गई है। मतलब आज की जो हम लोग जीवन की पद्धति है वो पद्धति हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से अपनाई है, मतलब उसको ग्रहण किया है। जैसे क्या क्या है, सो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, ठीक है ना। इसमें पहले एक ऑप्शन दिया है, मतलब एग्जाम्पल को ऐड कर दिया इसमें। और भी एग्जाम्पल है इसमें, देखिए पुनर्जन्म है, यहाँ पे है, जादू टोना है, योग है, साधना है। फिर यहाँ जो सो जीवन पद्धति आज की, फिर यहाँ पे जो सो नगर नियोजन है और अन्नगार है। तो ये हुई हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। कि आप इसका फ्रेम रेट कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका कैसे ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन का जिक्र कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं, और पहले इसका हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है सो। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए क्या है सो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, पुरातात्विक प्रमाण भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। टिप्पणी कीजिए। जैसे ही टिप्पणी करने बोला आपको, आपको निष्कर्ष यहाँ पे ऐड करना ही करना है, हर हाल में करना है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको टिप्पणी करने के लिए बोल दिया गया या फिर आलोचनात्मक उसका जो सो विवरण देने बोला गया है, या तो फिर उसका आलोचनात्मक चर्चा करने बोला गया, तो आपको उसमें जो सो निष्कर्ष को ऐड करना ही करना है, ठीक ना। याद रखना आपको ये बात। ये टिप्पणी जो सो हमेशा अंत में होता है क्वेश्चन के, ठीक ना, याद रखिएगा। जैसे किसी क्वेश्चन के अंत में आपको टिप्पणी दिख जाता है तो उसमें आपको निष्कर्ष हर हाल में ऐड करना, याद रखिएगा। हम देखिए इसका जो सो क्या है सो, चलिए हम लोग पहले इसका फ्रेम रेट करते हैं। पहले मतलब हम लोग जो सो पहले इसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है बोला गया है, सो पुरातात्विक प्रमाण भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले आपको जो सो पुरातात्विक प्रमाण क्या है इसका डिफाइन करना थोड़ा सा, ठीक ना, इंडिया के लेवल के लिए, ठीक ना। पुरातात्विक प्रमाण क्या है इसको जो सो आपको डिफाइन कर देना है, थोड़ा सा इसको इसका इंट्रोडक्शन दे देना है। इसके बाद जो सो भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों महत्वपूर्ण स्रोत है आपको थोड़ा सा बता देना है। आपको थोड़ा सा नहीं बताना, आपको वर्ड लिमिट देख लेना है, 250 का है, ठीक ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा डेफिनेशन को जो सो थोड़ा सा बढ़ा देना है, मतलब इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा जो सो आप बढ़ा कर देना, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको जो सो भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है पुरातात्विक प्रमाण। तो यहाँ पे आपको ये जिक्र करना है कि पुरातात्विक प्रमाण भारतीय इतिहास के लिए क्यों जरूरी है, ठीक ना, किस वजह से जरूरी है, ये आपको यहाँ पे जिक्र करना है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे क्या हो सकता है कि भारतीय इतिहास का अगर पुरातात्विक प्रमाण रहेगा तो इसे देखिए किसी संस्कृति को बचाया जा सकता है, किसी कल्चर को बचाया जा सकता है, किसी धरोहर को हम लोग बचा के रख सकते हैं, किसी ऐतिहासिक चीज को हम लोग बचा के रख सकते हैं भविष्य के लिए, ठीक ना। तो यही आपको यहाँ पे ऐड करना है, भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों महत्वपूर्ण स्रोत है इसका जो सो आपको रीजन देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको निष्कर्ष भी दे देना है लास्ट में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसका फ्रेम रेट देख लेते हैं, ड्राफ्ट क्या हुआ सो। ये था हमारा क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे अब पहले आपको भूमिका देना है, भूमिका में देखिए क्या देना है, ऐड किया है इसने, सो प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त विवरण। आपको ध्यान रखना कि संक्षिप्त किसी चीज का भी नहीं देना। अगर आप किसी भी चीज का संक्षिप्त विवरण देंगे तो ये 250 का लिमिट जो सो इसी संक्षिप्त विवरण में ही पार हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन का आंसर का बात छोड़ दीजिए, ये सिर्फ विवरण में ही पार हो जाएगा। तो इसमें आपको संक्षिप्त विवरण नहीं देना, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देना है आपको। उसके बाद देखिए आपको सेकंड नंबर पे इसने क्या फ्रेमलेट किया है, सो विभिन्न कालों में पुरातात्विक प्रमाणों की उपयोगिता की चर्चा करना है आपको। जैसे हो गया कि ये आधुनिक युग हो गया, फिर आप में अब आधुनिक युग में थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा, आप जो सो प्राचीन युग में थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा, आप जो सो फिर मिडिल मतलब मध्य युग में आप थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा कि इसकी जो सो उपयोगिता क्यों जरूरी है इतनी, पुरातात्विक प्रमाण क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है आज के लिए, ठीक ना। तो ये आपको जो सो जिक्र कर देना है यहाँ पे। ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा सा भी घबराने की दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले इसका भूमिका ऐड करना है, ठीक ना, इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो सो ये पुरातात्विक प्रमाण जो सो इसका इतिहास जो सो इंडिया के लिए, इंडिया नहीं बोला, आपको इंडिया के लिए नहीं लिखना है। पुरातात्विक प्रमाण भारतीय इतिहास ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ देखिए भारतीय ऐड कर दिया है, ठीक ना। तो भारतीय इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बता देना है। अब थोड़ा सा इसका उपयोगिता मतलब इसकी क्यों जो सो हम लोग को इसकी जरूरत है, इस पर आपको थोड़ा सा चर्चा करना है, ठीक ना। थोड़ा सा नहीं करना, 250 की लिमिट में करना आपको, ठीक ना। अब देखिए उत्तर उत्तर में इसने क्या क्या लिखा है, सो इतिहास के ज्ञानार्जन हेतु पुरातात्विक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम लोग को इतिहास का ज्ञान अर्पित करना है, अर्जित करना है, तो इसके लिए जो सो पुरातात्विक स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट में प्राचीन भारत के लगभग 95% भाग की जानकारी पुरातात्विक माध्यमों से होती है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि प्राचीन भारत मतलब पहले वाले इंडिया के लगभग 95% भाग की जानकारी, मतलब लगभग लगभग पूरी इंडिया की जानकारी पुरातात्विक माध्यम से होती है, ठीक ना। तो ये आप सोच सकते हैं कि इसका जरूरी रेशो क्यों है इतना ज्यादा। यहाँ पे देखिए 95% है, इसका जानकारी जो सो लगभग पुरातात्विक माध्यम से ही हो रहा है। और इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मुहर, उपकरण आदि को शामिल किया जाता है, ठीक ना। तो आप भी सबका एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभिलेख का हो गया, स्मारक का हो गया, सिक्का हो गया, मुहर हो गया, ठीक ना।
और ये जो अभिलेख किस काल में प्रचलित था, स्मारक किस काल में प्रचलित था, सिक्के किस काल में प्रचलित थे, इसका भी आप थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप इसने बोला है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण किए हुए ये आपको यहाँ पे बताना था। देखिए इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे इसने बता दिया है। पुरातात्विक स्रोत अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होते हैं, अपने समय काल को अधिक बेहतर ढंग से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर हम किसी भी चीज का पुरातात्विक जो सो प्रक्षेपण करेंगे तो वो जो सो बहुत अधिक विश्वसनीय होता है, ठीक है ना, और अपने समय काल को अधिक बेहतर ढंग से प्रदर्शित करती है वह चीज। फिर देखिए सेकंड बिंदु में इसने क्या लिखा है, पुरातात्विक स्रोतों से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना कम होती है। छेड़छाड़ का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते कि कहीं कोई आज के टाइम में कोई खुदाई हो रही है और वहां पे जैसे कोई जैसे मान लेते कि स्मारक मिल गया, तो उसमें क्या है कि उसमें छेड़छाड़ करने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वह जो सो बहुत पुरानी होती है, ठीक ना, तो उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए वह जो सो अपने आप को जो सो बेहतर ढंग से प्रदर्शित करती है। फिर देखिए पुरातात्विक स्रोतों में शामिल विभिन्न वस्तुओं जैसे स्मारक, सिक्के आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। ये बोले हमें पहले आपको कि ये जो स्मारक है, सिक्के हैं, प्लस में ये जो यहाँ पे और भी है, मुहर है, अभिलेख है, इसको जो सो हम बहुत अधिक लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, ठीक ना। फिर इसने उपयोगिता लिखा है, क्या उपयोगिता है इसका। देखिए पाषाण काल में क्या उपयोगिता था, इस काल में जैसे लेखन कला के अभाव के कारण पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन ही जानकारी का एकमात्र विकल्प था, एकमात्र विकल्प, ठीक ना, ओनली वन। मतलब इस काल में लेखन कला का अभाव था। अब लेखन कला नहीं था तो क्या हो सकता है कि पुरातात्विक स्रोत का ही अध्ययन किया जा रहा था, और इस काल में जो सिर्फ यही एक जो सो प्रयोग था, इसके बल पर जो सो इन लोगों ने किसी भी चीज को पहचाना और उसकी धरोहर की रक्षा की। जैसे देखिए गुफा स्थलों तथा वहां की चित्रकारी में सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप किसी की देखिए किसी भी चीज का प्रक्षेपण करेंगे, देखिए क्या क्या हो सकता है। मान लेते कि आप गुफा की तलाशी लेंगे, मतलब किसी गुफा की जो सो पुरातात्विक जांच करेंगे, ठीक ना, तो वहां से देखिए चित्रकारी हो सकता है, फिर सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक ना। वहां के लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसे जीते थे, वहां पे आपको सारी जानकारी उस गुफा से मिल सकती है, जो जो लोग वहां पे रहते थे, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सो विभिन्न तकनीकों व पत्थरों से निर्मित हजारों उपकरणों से तकनीकी विकास से आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। मतलब देखिए विभिन्न तकनीकों व पत्थरों से निर्मित, पहले के जमाना में तो कोई उतना बड़ा तो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बनेगा क्या चीज से, पत्थर से बनेगा ना हर चीज। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि विभिन्न तकनीकों व पत्थरों से निर्मित हजारों उपकरणों से तकनीकी विकास एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। मतलब उस टाइम में जिस चीज का उपकरण था, उस चीज का जानकारी आज जो सो हम लोग को मिल रहा है, ठीक ना, और इससे जो सो हम लोग का तकनीकी और आर्थिक जीवन दोनों को जानकारी मिलता है। फिर नेक्स्ट में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का इसने जिक्र कर दिया है, ठीक ना। इस काल में भी तो पुरातात्विक खोज हुआ था। देखिए लिपि न पढ़े जाने के कारण अभी भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भरता बनी हुई है। पहले जमाना का जो लिपि था उसको पढ़ना जो सो आज के जमाने में बहुत मुश्किल ही बन गया है, ठीक ना, तो इसीलिए जैसे इसके लिए पुरातात्विक स्रोत ही एकमात्र हम लोग का जो सो उपाय है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे इसने जिक्र किया अन्नागार का, स्नानागार का, जलाशय का, मुहर का, मूर्तियों का, नगर नियोजन का आदि तात्कालिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी देते हैं। मतलब सिंधु घाटी का सभ्यता क्या क्या जानकारी दे रहा उसका जिक्र इसने यहाँ पे कर दिया है, ताकि प्राचीन काल में पुरातात्विक सर्वेक्षण से क्या क्या हम लोग को जानकारी मिली इसका पता चल सके। अब देखिए इसने ताम्र पाषाण काल का जिक्र भी कर दिया, इसमें इसको जो सो क्या क्या वहां पे मिला था इसका जिक्र किया। जैसे देखिए लेखन कला का भाव वहां था उस टाइम, फिर तांबे की वस्तु एवं उपकरण,
फिर देखिए ईंट निर्मित आवास आदि की जानकारी का स्रोत इस काल से मिलता है, ताम्रपाषाण काल से मिलता है। और वो कैसे मिलता है, तो वह जोशो पुरातात्विक सर्वेक्षण से ही मिलता है। इसमें देखिए इसने सीमा लिख दिया है कि क्या क्या सीमा था उस टाइम का। समय के साथ नष्ट होने की प्रवृत्ति, कई स्रोत पूर्व में ही विलुप्त हो चुके हैं। पर्यावरणीय क्षण, ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि समय के साथ जो सो आज बहुत चीजें नष्ट हो चुकी है, प्लस में कई स्रोत पूर्व में ही विलुप्त हो चुके, मतलब पहले ही विलुप्त हो गया कई चीज। और तीसरा पॉइंट लिखा पर्यावरणीय क्षरण, अगर आप किसी भी चीज का खुदाई करेंगे या फिर किसी भी चीज का सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें पर्यावरण का ह्रास होता है, ठीक है ना, वही लिखा है। फिर देखिए हालांकि, हालांकि मतलब यहाँ पे इसने निष्कर्ष को ऐड कर दिया, हालांकि विभिन्न सीमाओं के बावजूद इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए इसने भी निष्कर्ष ऐड करके रखा है यहाँ पे। अब देखिए हम लोग का थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है सो। तो देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग का ये है, पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, इसके विकास के क्रम की चर्चा कीजिए, ठीक ना। देखिए इसमें जो सो दो ड्राफ्ट आपको करना, मतलब दो क्वेश्चन इसके अंदर आपको पूछा गया सीधा सीधा सिंपल में। पहला आपको पूछा गया कि पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, आपको यही डायरेक्ट लिखना, पाषाण काल से आपको इंट्रोडक्शन देना, उससे आप क्या समझते हैं, ठीक ना, और वो क्या था इसका आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर देखिए इसके विकास का क्रम क्या था, मतलब इसका पूरा पाषाण काल का जो सो विकास कैसे हुआ, इसको आपको जो सो इसके विकास के क्रम की चर्चा करना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका ड्राफ्ट क्या किया है इसने। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए इसने भूमिका में पहले क्या कह दिया है सो। तो देखिए इसने भूमिका में जो सो पाषाण काल के विषय में संक्षिप्त विवरण इसने बोला कि लिखना है, ठीक ना। तो हम पहले आपको बोले कि वर्ड लिमिट के अनुसार आपको करना है काम, ठीक ना। तो आपको पहले पाषाण काल का इंट्रोडक्शन दे देना है और यही पूछा गया सबसे पहले। उसके बाद मुख्य भाग मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला गया, पाषाण काल के महत्वपूर्ण चरणों को बताएं, ठीक ना, उसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद इसने जो सो निष्कर्ष को ऐड करके रखा है कि पाषाण काल की स्थिति के विषय में संक्षेप आपको लिखना है इसके निष्कर्ष में, ठीक ना, मतलब शॉर्ट करके आपको इसमें लिख देना है। फिर देखिए इसका उत्तर जो सो इसने क्या क्या ड्राफ्ट किया है सो, जो देखिए इसका उत्तर में इसने क्या लिखा है सो, पाषाण काल मानव समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। मतलब ये जो पाषाण काल का ये जो बात कर रहा है, तो ये पाषाण काल जो था वो मानव समाज का विकास का प्रारंभिक अवस्था था, ठीक ना, मतलब प्राइमरी स्टेट था, ठीक ना। मानव समाज का विकास जो सो इसी में हुआ था, प्राइमरी स्टेज में, ठीक ना। तो यही लिखा है यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में, ठीक ना। देखिए आगे फिर क्या लिखता है, जिसमें आरंभिक मानवों द्वारा पत्थर का उपयोग, मतलब इससे भी पहले का मानव के द्वारा पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था, ठीक ना, मतलब पत्थर के प्रयोग से जो सो पहले जो सो उपकरण बनाया जाता था। उसके बाद देखिए पाषाण काल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित कर इसके विकास क्रम को समझा जा सकता है। अब देखिए इसके जो सो पाषाण काल को किन किन खंडों में जो इसने विभाजित किया वो देखिए यहाँ पे। यहाँ पहला देखिए इसने विभाजित किया पूरा पाषाण काल, ठीक ना, और ये जो सो 5 लाख से इसने विभाजित किया, ठीक ना। फिर देखिए यह मानव विकास का प्रारंभिक अवस्था है, ठीक ना, ये पूरा पाषाण काल का अवस्था है। और इसमें इसने लिखा है कि इस काल में मानव मुख्यतः शिकारी था, मतलब इसमें जिसको मानव सिर्फ शिकारी का काम करता था लगभग।
एवं गुफाओं में निवास करता था, मतलब शिकारी करता था और गुफा में निवास निवास करता था। इसके बाद देखिए इसने लिखा है कि इस काल में शिकार जो सो पत्थर के उपकरण के माध्यम से किया जाता था, मतलब इस काल में शिकार जो सो पत्थर के उपकरण के माध्यम से किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सो इस काल में सिर्फ पत्थर ही एक उपकरण था जिसको बनाना इन सबको आता था, आरंभिक मानव को, ठीक है ना। इसीलिए जब शिकार भी किया जाता था तो पत्थर के उपकरण के द्वारा ही शिकारी किया जाता था, ठीक ना। फिर मध्य पाषाण काल का देखिए 6000 ईसा पूर्व तक, ठीक ना। अब देखिए इसमें इसने क्या क्या जिक्र किया है। इसमें इसने लिखा है कि इस काल में मानव मुख्यतः शिकारी और चारवाह था। देखिए ध्यान देने वाली बात है इसमें, इसने देखिए पूरा पाषाण काल में सिर्फ मानव को जो सो शिकारी बताया है, ठीक ना। और इसमें जो सो इसने शिकारी और चारवाह बताया है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मानव शिकार करने के साथ साथ मछली पकड़ता था, मतलब शिकार मतलब जंगल में शिकार करना, जैसे हिरन हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, किसी का भी शिकार करना। उसके साथ साथ पूरा पाषाण काल में जो सो सॉरी मध्य पाषाण काल में मानव जो सो मछली भी पकड़ते थे शिकार के साथ साथ। शिकारी और चारवाह था, प्लस में इसके साथ जो सो मछली भी पकड़ता था और जानवरों को रखना भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक ना। मतलब इसमें मछली पकड़ता था, प्लस में इसमें जो जानवरों को भी रखना प्रारंभ कर दिया था मध्य पाषाण काल में। फिर देखिए यहाँ पे है कि इस काल का मानव खाद्य संग्रह बन चुका था, मतलब ये काल जो सो मानव खाद्य का संग्रह बन चुका था। मानव खाद्य मतलब हम लोग जो खाने वाला पदार्थ है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनका जो सो यहाँ पे संग्रह बन चुका था इसी काल में, ठीक है ना, संग्रह होने लगा था। फिर देखिए नव पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है ना। तो देखिए नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया, मतलब पहले संग्रह करता था लेकिन अब जो सो इसका उत्पादक भी बन गया। यहाँ पे इसने उल्टा लिख के रखा है कोचिंग वाले ने, यहाँ पे देखिए क्या उल्टा लिखा है सो नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। ये गलती यहाँ पे होगा, पहले खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्रह बना, पहले किसी चीज का उत्पादन कीजिएगा तभी ना संग्रह कीजिएगा, बट इसने पहले लिख दिया कि खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना, मतलब पहले संग्रह करता था उसके बाद उत्पादन करने लगा, तो ये उल्टा है, पहले किसी चीज का उत्पादन कीजिएगा तब ना संग्रह होगा। फिर देखिए इस काल के औजार में तकनीकी परिवर्तन आया, मतलब नवपाषाण काल में जो सो इस काल में जो सो औजार था उसमें जो तकनीकी परिवर्तन आया, जैसे लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करने लगे। पॉलिशदार मतलब बहुत ज्यादा जो सो तेज धार वाली, ठीक ना, और प्लस में इसके साथ कुल्हाड़ी का भी उपयोग करने लगे। फिर देखिए कि संभवतः इस इनकी अर्थव्यवस्था शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संभवतः बताया है, शायद हो सकता है, मतलब अर्थव्यवस्था जो शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाण काल के लोग कृषि से परिचित थे। कृषि से परिचित क्यों थे? ये इसका रीजन जो सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सब उत्पादन करता था तो मतलब कृषि से परिचित ही था, इसीलिए तो ये उत्पादन करता था। फिर देखिए पाषाण काल का मानव पूरी तरह से ही पत्थर के बने औजार और हथियारों पर निर्भर था, ठीक है ना। पाषाण काल में जो मानव जो पूरी तरह से जो पत्थर के बने औजार और हथियार पर निर्भर थे पाषाण काल में, ठीक है ना। फिर देखिए नव पाषाण युग तक मानव समाज खाद्य संग्रह के साथ साथ उत्पादन भी करने लगा था। यहाँ पे भी उल्टा लिख के रखा है, उत्पादन के साथ साथ संग्रह करने लगा था, ठीक है ना। हालांकि जीवन में निर्वाह से अधिक का उत्पादन नहीं कर सकते थे। निर्वाह का मतलब ये हुआ कि आप जितना खाते हैं उतना का ही उत्पादन करना, उससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाना, ठीक ना। तो यहाँ पे इसने ये भी लिखा है कि हालांकि जीवन निर्वाह से ज्यादा का उत्पादन नहीं कर सकते थे उन सब, सिर्फ खाने लायक ही उत्पादन किया कर पाते थे। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से, ठीक। केशवानंद भारती बनाम केरल,
राज्यवाद संविधान संशोधन के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम इसका फ्रेमवर्क करते हैं, पहले इसका कैसे कैसे करना है सो। तो देखिए सबसे पहले जो सो आपको यहाँ पे जिक्र करना है थोड़ा सा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या है, ठीक है ना, क्या मुद्दा था यार, इस मुद्दा का जो सो आपको जिक्र कर देना थोड़ा सा अपने टाइटल में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भारतीय बनाम राज्य केरल, ठीक है ना, संविधान संशोधन के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद जो सो आपको संविधान संशोधन के संदर्भ में मील का पत्थर साबित कैसे हुआ केशवानंद भारती, इसका जिक्र आपको इसमें करना है, ठीक है ना। तो देखिए कोचिंग वाले के क्या क्या फ्रेम किया उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें भूमिका पर इसने भी यही लिखा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का परिचय। आपको इसका इंट्रोडक्शन पहले देना कि यह केस क्या था, ठीक है ना। फिर आपको मेन पॉइंट में लिखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान संशोधन से संबंधित निर्णय, ठीक है ना, इससे मुद्दे क्या थे, इस केस से संबंधित रिलेटेड, ठीक है ना, क्या क्या टॉपिक थे इससे रिलेटेड। तो देखिए उत्तर में इसने क्या क्या फ्रेम किया है सो। देखिए इसने क्या फ्रेम किया सो, केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के अंतर्गत मठ की हजारों एकड़ भूमि केरल सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। क्या जिक्र किया इसने सो देखिए, बोला इसने कि केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के अंतर्गत, कौन सा, ये आपको एक्ट याद रखना है, ठीक ना, 1963 के अंतर्गत, 1963 के अंतर्गत मठों की हजारों एकड़ भूमि केरल सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली थी। मतलब केरल में जितने भी मठ थे उन मठों का जो सो 1963 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत केरल सरकार ने जो सो उसका अधिग्रहण कर लिया था, मतलब अपने ऊपर कब्जा कर लिया था उस जमीन के ऊपर, ठीक है ना, उसको जो सो अपने अधिकार में ले लिया था, तथा इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 1963 के अंतर्गत जो सो पहले उसका जमीन पर अपना अधिकार कर लिया केरल सरकार ने, इसके बाद जो सो इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया ताकि इसका न्यायिक पुनर्लोकन ना हो सके, ठीक ना। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो सो इसका फिर से कोई नया डिसीजन इसी कानून पर ना दे सके, मतलब फिर से इसका कोई नया व्याख्या ना दे सके, ताकि अगर कोई नया व्याख्या देगा तो मान लेते कि अगर कोई नया व्याख्या देता तो एक केरल सरकार को जो सो इन मठों का भूमि जो सो उनको वापस करना पड़ता। इसीलिए इसने ऐसा किया कि इस अधिनियम को जो सो अनुसूची में ही डायरेक्ट लाके डाल दिया ताकि जो सो इसका न्यायिक पुनर्लोकन ना हो सके, ठीक है ना। देखिए फिर आगे क्या है? ऐसे में केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। अब जैसे ही केरल का सरकार ने ऐसा कदम उठाया, उसके बाद केशवानंद भारती ने, यह एक नाम है, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड यह केस है, तो इसने जो सो क्या किया कि केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत में चुनौती दी थी, ठीक है ना। मतलब इसने अदालत में जो सो केस फाइल कर दिया, ठीक है ना, ऐसा होने के बाद, जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। यही है केशवानंद भारती केस। अब देखिए इस मामले में न्यायालय ने निर्णय लिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति व्यापक है। मतलब इस मामले में न्यायालय ने निर्णय लिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति व्यापक है। मतलब संसद को जो सो संविधान का संशोधन करने का जो पावर है, जो शक्ति है, जो उसको अधिकार दिया गया वो बहुत ज्यादा है, व्यापक हो गया, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा है, असीमित, असीमित नहीं मतलब व्यापक है, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे ये भी बोला है कि असीमित नहीं है,
देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे इसने क्या बोला, सो देखिए यहाँ पे संसद की, संविधान की संशोधन की शक्ति व्यापक है, मतलब बड़ा है, लेकिन असीमित नहीं है, उसके ऊपर रोक है, ठीक है, सीमित है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है कि संसद के संविधान संशोधन की स्थिति, संविधान संशोधन की स्थिति पर सीमाएं संविधान में ही अंतर्निहित है। मतलब संसद का जो संविधान संशोधन का स्थिति है, उसका जो सीमा संविधान में अंतर्निहित है, मतलब उसमें बता दिया गया है कि वो क्या 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 कर सकता है और क्या उसका सीमा है। उसके बाद देखिए, इस प्रकार संसद संविधान या मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यहाँ पे बात समझने वाली है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था इस कोर्ट में, इसने देखिए क्या बोला, संसद संविधान या मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है, मतलब संसद जो सो संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है, प्लस में उसके मूल अधिकार में भी परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उसका बदलाव कर सकती है। फिर देखिए आगे क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, मतलब उसका संविधान का जो मेन पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट जो है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकती, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, कोई बदलाव नहीं कर सकती। जैसे मान लेते हैं कि कोई वह मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता, कोई मौलिक अधिकार को हटा नहीं सकती है, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि संसद जो है संविधान या मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन तो संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती संसद। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस प्रकार न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सीमित से ढांचे के माध्यम से संविधान संशोधन की जांच करने का अधिकार तो प्राप्त कर लिया था। मतलब इस प्रकार न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के माध्यम से संविधान संशोधन की जांच करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। मतलब अगर संसद जो सो संविधान का संशोधन करती है, तो न्यायालय जो सो उसका जांच कर सकती है, यह अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की ना तो परिभाषा दी, ना ही उन अधिकारों का घोषणा की जिनके आधार पर संविधान के किसी भी विषय का आधारभूत ढांचे को घोषित किया जाना था। अब देखिए आगे क्या हुआ, सो यहाँ पे न्यायालय ने तो यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि अगर संसद किसी भी संविधान में परिवर्तन करती, तो न्यायालय जो सो सुप्रीम कोर्ट जो सो उसका जांच कर सकती। लेकिन न्यायालय ने जो सो आधारभूत ढांचे की ना तो कोई परिभाषा दी और ना ही आधारों की घोषणा की। मतलब हम किसको आधारभूत संरचना मानेंगे, मतलब किसको आधारभूत ढांचा मानेंगे, संविधान का कौन सा आधारभूत ढांचा है, ठीक है, हम किसको मानेंगे, कौन सा बिंदु को मानेंगे, किसको बोलेंगे कि यह संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक ना। तो इसी का जो सो संविधान सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा नहीं दिया, ना ही उन अधिकारों की घोषणा की जिनके अधिकार पर जिनके अधिकार पर या घोषणा पर संविधान के किसी भी विषय को आधारभूत के ढांचे के रूप में घोषित किया जाना था। मतलब इसने क्या आधारभूत है इसका कोई जिक्र ही नहीं किया कि क्या आधारभूत ढांचा होना चाहिए, संविधान का क्या आधारभूत ढांचा, इसका कोई जिक्र नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, इस वाद में दिया गया निर्णय संविधान संशोधन के मामले में मील का पत्थर साबित हुआ। एक इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, निर्णय दिया, संविधान संशोधन के मामले में मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों साबित हुआ, ये भी जिक्र किया यहाँ पे इसने, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। क्यों साबित हुआ मील का पत्थर, क्योंकि भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित कर दिया गया जिसको संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब न्यायालय ने जो सो
भारतीय संविधान के उस मूल संरचना को जो सो अब निर्धारित कर दिया जिसको संसद जो सो संशोधित नहीं कर सकती है। मतलब पहले कर सकती थी संशोधन, लेकिन अब उसका संशोधन संसद भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वह जो सो संविधान का मूल संरचना है, ठीक ना, मूल संरचना है, ठीक ना, और यह जो सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दिया गया, इसलिए संसद जो सो इसका संशोधित नहीं कर सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, आर्थिक आरक्षण की हद तक प्रासंगिक है, टिप्पणी कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले पहले ही हम आपको बता दिए कि क्वेश्चन को पकड़ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो आपसे क्या मांग रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है आर्थिक आरक्षण, पहला तो टॉपिक ये हो गया हमारा आर्थिक आरक्षण। फिर यहाँ पे बोला कि किस हद तक प्रासंगिक है, ठीक ना। ये जो आर्थिक आरक्षण है वो किस हद तक प्रासंगिक है, ठीक ना, किस हद तक सही है, किस सीमा तक सही है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको आर्थिक आरक्षण का जिक्र करना है कि आर्थिक आरक्षण होता क्या है या क्या है, ठीक ना। देखिए इसने भी भूमिका में यही जिक्र किया आपने कि आर्थिक आरक्षण के विषय में संक्षिप्त विवरण, ठीक ना। तो आपको पहले आर्थिक आरक्षण का जिक्र करना है, ठीक ना। उसके बाद जो सो आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, किस हद तक प्रासंगिक है, किस सीमा तक सही है, ठीक ना। आर्थिक आरक्षण देना किस सीमा तक सही होगा, ठीक ना। आर्थिक आरक्षण की प्रासंगिकता के संदर्भ में आपको लिखना है। उसके बाद जो सो आपको इसमें निष्कर्ष को ऐड करना है, ठीक ना। आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, ठीक ना, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, आप क्या अपना निष्कर्ष देते हैं। तो चलिए हम लोग इसका फ्रेम देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसने अपना फ्रेम रेट तैयार किया है कि भारतीय परिदृश्य में आरक्षण गरीबी उन्मूलन परियोजना नहीं है। मतलब आज की जो भारतीय परिदृश्य में आरक्षण जो सो गरीबी उन्मूलन का परियोजना नहीं रही है, ठीक ना। आज जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं दिया जा रहा है अब, ठीक ना। दिया तो जा रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए, बट गरीबी उन्मूलन उसे नहीं हो रहा है, ठीक ना, ये इसने बोला है। और ना ही कोई आम रोजगार भरी अभियान है, मतलब ना ही इसे कोई रोजगार मिल रहा है, ना ही इससे गरीबी कम हो रही, ठीक ना। आरक्षण क्यों दिया जाता है, ताकि गरीबी को कम दिया जा सके, पिछड़े वर्गों को आगे लाया जा सके, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे दोनों इसने लिखा है कि ना ही गरीबी कम हो रहा है और ना ही इसे रोजगार बढ़ रहा है, ठीक ना। अब देखिए आगे लिखता है यह जो सो एक तरह की सुधारात्मक प्रक्रिया है, मतलब जिसको सुधारा जा सकता है वैसी प्रक्रिया यह है, ठीक ना, जिसका उद्देश्य सदियों से वंचित और भेदभाव का शिकार रहे लोगों समाज को सामाजिक न्याय देना है। ये हुआ कि ये आर्थिक आरक्षण किसको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे इसने जिक्र किया है कि जो सदियों से वंचित रहा है, जिसके साथ भेदभाव हुआ है, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको सामाजिक न्याय देना है, ठीक ना। सामाजिक न्याय कैसे दीजिएगा आप, किसी भी तरह से दे सकते हैं, आर्थिक सहायता से, सामाजिक सहायता से, किसी भी तरह से दे सकते हैं। तो यही यहाँ पे इसने ये लिखा है, ठीक ना, कि सदियों से वंचित और भेदभाव शिकार हो रहे लोगों को समाज के लोगों को सामाजिक न्याय देना है, ठीक। अब आगे देखिए क्या लिखता है, आर्थिक आरक्षण की प्रासंगिकता की निम्नलिखित रूप से देखी जा सकती है। कितना सही कितना गलत है इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसने पहला पॉइंट क्या लिखा है, आर्थिक आरक्षण समाज में रहने वाले गरीब और सीमांत लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक सकारात्मक प्रयास है। पहले हमको बोले कि आर्थिक आरक्षण जो सो क्यों दिया जाता है, ताकि गरीब लोगों को जो सो अमीर लोगों के समांतर सीमा में लाया जा सके, पिछड़े वर्गों को अमीर लोगों की सीमा तक लाया जा सके, ठीक ना। सबको जो सो एक समान बनाया जा सके, ठीक ना, किसी को आगे पीछे नहीं रखा जा सके, सकारात्मक प्रयास किया जा सके, ठीक ना।
सभी लोगों को जो सो मुख्य धारा में लाया जा सके समाज के, ठीक ना। अभी नेक्स्ट बिंदु हमारा है कि आर्थिक आरक्षण समता के अधिकार से संबंधित है, जो कि आवश्यक अनुरूप लोगों को संसाधन की उपलब्धता का समर्थन करता है। इसका मतलब देखिए, आर्थिक आरक्षण जो है वो समता के अधिकार से संबंधित है। समता का अधिकार मतलब क्या हुआ? समता का अधिकार जो सो हम आपको जिसको संविधान में दिया गया है, ठीक ना। जैसे कि जब यह सभी पर लागू हो, न कि 103वें संविधान संशोधन की तरह मात्र सवर्णी पर लागू हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्थिक आरक्षण है वो जो सो सभी पर लागू ना हो, ठीक ना। यह सभी पर लागू ना हो, 103वें संविधान संशोधन की तरह मात्र सवर्णी पर लागू, ठीक है ना। 103वें संविधान संशोधन में जो सवर्णी लोगों पर लागू होने की बात की गई थी, उसमें यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ सवर्णी लोगों पर लागू हो, ठीक है ना, जो कि आवश्यकता के अनुरूप लोगों को संसाधनों की उपलब्धता का समर्थन करता है। अब नेक्स्ट में देखिए कि यह आधुनिक युग में सभी वर्गों के लिए अवसर की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। यहाँ का मतलब यहाँ हुआ आर्थिक आरक्षण आज के युग में जो सो सभी वर्ग के लिए अवसर की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। अवसर की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करता है? मान लेते हैं आप अगर किसी को जो सो आर्थिक सहायता देंगे, तो आर्थिक सहायता से वो क्या करेगा? सबसे पहले जो सो उस पैसे से जो सो किसी तरह का रोजगार करेगा। अब रोजगार करेगा तो वो जो सो रोजगार जैसे करेगा तो उससे जो सो उसकी इनकम बढ़ेगी, ठीक ना। उससे क्या होगा? उसका इनकम बढ़ेगा। अब जैसे ही इनकम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ने से क्या होगा? उसका जो सो जीवन स्तर बढ़ेगा। जीवन स्तर बढ़ने से क्या होगा? उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ेगी। लाइफ स्टाइल बढ़ने से क्या होगा कि वो फिर से निवेश करेगा। अब निवेश करने के बाद क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार उत्पन्न होने के बाद क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से जो सो लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो इस तरह से जो सो सरकार को भी वह जो सो कर देगा, ठीक ना। जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी एक सीमा के बाद तो वो जो सो इनकम देने सॉरी कर देने के स्थिति में आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ये यहाँ पे इसने भी जिक्र किया है कि प्रत्येक सॉरी अवसर की उपलब्धता का सुनिश्चित करता है, ठीक ना। हम देखिए नेक्स्ट बिंदु में इसने क्या जिक्र किया है। सो ये हमारा नेक्स्ट बिंदु, आर्थिक आरक्षण गरीब विद्यार्थियों के लिए एक सुअवसर है, जिसके परिणाम स्वरूप अब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक आरक्षण गरीब विद्यार्थियों के लिए एक सुअवसर, मतलब गरीब वर्ग के जो परिवार है उनके लिए या जो सो वरदान है। कैसे वरदान है? क्योंकि वह जो सो उस पैसे से जो सो अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए नेक्स्ट बिंदु इसने क्या लिखा है, आर्थिक आरक्षण का प्रावधान मूल संविधान में नहीं किया गया था। मतलब ये जो आर्थिक आरक्षण है इसका जो सो जिक्र जो सो मूल संविधान में नहीं किया गया था। मतलब मेन संविधान में हम लोग को नहीं किया गया था। वर्तमान समय की मांग के आधार पर आर्थिक आरक्षण की शुरुआत भारत में की गई है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि पीटी में आ सकता है कि आर्थिक आरक्षण का प्रावधान जो मूल संविधान में था या नहीं। तो ये जो मूल प्रावधान के संविधान में नहीं था। इसको जो वर्तमान समय की मांग के अनुसार आर्थिक आरक्षण की शुरुआत जो भारत में की गई है। और ये जो जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था न केवल सामाजिक शैक्षिक स्तर पर ही लोगों के उत्थान के लिए प्रयास किए गए हैं, ठीक ना। अब देखिए इसने निष्कर्ष में क्या लिखा है। हालांकि भारतीय परिदृश्य में आर्थिक आरक्षण केवल सामान्य वर्ग को ही उपलब्ध है। यहाँ पे इसने जिक्र किया है कि हालांकि भारतीय परिदृश्य में आर्थिक आरक्षण केवल सामान्य वर्ग को ही जिक्र है, मतलब जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है। सामान्य वर्ग का मतलब जनरल कैटेगरी को उपलब्ध है, ठीक है ना। जो कि समता के अधिकार का उल्लंघन है। समता का
अधिकार मतलब सभी लोगों तक समान अधिकार, सभी लोगों तक समान संसाधन, सभी लोगों तक समान सुविधा, ठीक है ना, उसका जो सो उल्लंघन है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक आरक्षण को एक सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा गया। निष्कर्ष में आप यह कैसे बोल सकते हैं कि ये जो आर्थिक आरक्षण है वो सिर्फ जनरल वालों के लिए है, उपलब्ध है, कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पे आप यूसुफ थोड़ा सा इसका जिक्र कर सकते हैं कि इसका रीजन बहुत सारे हो सकता है, जैसे कि भ्रष्टाचार की समस्या हो गया, प्लस में आप ये भी जिक्र कर सकते हैं कि पिछड़े वर्ग जो सो आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, ना ही उसकी गरीबी रेखा में कोई सुधार हुआ है, ना ही उसकी कोई शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ, ना ही कोई उसकी सामाजिक परिवेश में सुधार हुआ है, ना ही इसकी कोई आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे आदिवासी समाज का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका अगर आप जिक्र करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि ये जो सो उसका जो सो आर्थिक आरक्षण का लाभ जो सो उसको नहीं मिल रहा है, दूसरे लोगों को मिल रहा है जिसको नहीं मिलना चाहिए था। तो यही यहाँ पे इसने भी लिखा कि लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक आरक्षण को एक सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा गया है, ठीक ना, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। लेकिन यहाँ पे समता का अधिकार का जो सो हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, सभी लोगों तक समान संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये था हमारा 5 क्वेश्चन आज इसका मेंस का, पीडब्ल्यू का एक क्वेश्चन था और मेंस टेस्ट सीरीज 23 का, ठीक है ना। बट ये सिर्फ 23 के लिए काम नहीं आएगा, आपको आपका कंसेप्ट जो सो इसे क्लियर होगा इसको देखने के बाद, ठीक है ना। आपको जो सो क्वेश्चन का आंसर जो लिखने में आसानी होगा, ठीक ना, कि आप आंसर जो सो कैसे लिखा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। और अगर आपको इन सभी पांचों क्वेश्चंस में से किसी में भी कोई दिक्कत होगा या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आपको जो सो इसमें समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।